देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के लगभग 9 बज रहे थे। सड़क पर स्पीड से भाग रही गाड़ी के बढ़ती हुई हेडलाइट के अलावा थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी भी नजर आ रही थी और अब मेरे पेट में चूहे कूदने लगे थे। अब मुझे भूख लग रही थी, जिस वजह से मैं किसी दुकान की तलाश में था। लेकिन तभी मेरी गाड़ी से जोर से कुछ टकराया, जिसका मुझे एक पल के लिए तो पता ही नहीं चला। बाद में मैंने देखा कि गाड़ी के आगे वाला हिस्सा टूट गया है, यानी कि कोई मजबूत सी चीज टकराई है। फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि गाड़ी के आगे के इंडिकेटर अब टूट चुके थे, जिस वजह से मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। तभी एक बस काफ़ी स्पीड में मेरी गाड़ी के करीब से निकल गई। मैं बस थोड़ा सा बच गया था, वरना उस बस की चपेट में आने में मुझे सिर्फ चंद सेकंड लगते। पहले तो मैं उस बस ड्राइवर को गालियां देता रहा, लेकिन तभी मैंने देखा कि पीछे की तरफ से वही बस एक बार फिर फुल स्पीड में भागती हुई मेरी तरफ आ रही है। जंगल और झाड़ियों से घिरे हुए उस रास्ते में चारों तरफ उस बस के अलावा किसी भी और चीज की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। इस बार यह बस मेरे करीब ही आ रही थी। डर के मारे मेरी तो आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वहां पर कोई बस नहीं थी। यह देखकर मैं तो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि इतनी बड़ी बस अचानक से धरती में तो नहीं समा सकती या फिर आसमान में भी गायब नहीं हो सकती। फिर यह बस अचानक से कहां गायब हो गई। मैं ये सब सोचते हुए अपने गाड़ी के करीब पहुंच गया और गाड़ी को चेक करने लगा। जब मुझे कुछ भी वहां पर नजर नहीं आया तो मैं वापस से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैं अभी बैठा ही था कि मुझे ऐसा लगा कि एक बार फिर कोई गाड़ी मेरे बहुत ही करीब से बहुत तेजी से गुजरी हो। मैं काफ़ी हैरान होने के साथ साथ काफ़ी डर भी चुका था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी ऐसा कोई भी अनुभव महसूस नहीं किया था। मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये क्या, मेरी गाड़ी अब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से मुसीबत क्या कम थी और मैं इतना बोलते बोलते अपनी गाड़ी को लगातार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानो मेरी गाड़ी अब पूरी तरीके से बंद पड़ चुकी थी। उस पर चाबी घुमाने का भी असर नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पास से कोई गुजर रहा था। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, लेकिन तभी मैंने देखा कि जहाँ पर वह आदमी मुझे सिर्फ कुछ सेकंड पहले ही गाड़ी के दरवाजे के पास से गुजरता हुआ दिखाई दिया, तो अब वह उस जगह से 50 मीटर दूर था। इतनी जल्दी ये शख्स इतना लंबा कैसे चला गया, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं क्यों, लेकिन इस जगह पर मुझे सब कुछ एकदम अजीब सा लग रहा था। कभी गाड़ी गुजरती तो कभी कोई परिंदा। खैर, मैं एक लंबी सांस लेते हुए एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट करने की अब कोशिश कर रहा था। शायद गाड़ी के इंजन ने ठंड को पकड़ लिया था, जिस वजह से वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अचानक से आसमान में काले काले बादलों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब चांद की रोशनी भी आनी बंद हो गई थी। काला अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। उसी बीच में गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी के बोनेट को खोलकर उसे देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी खराबी नजर नहीं आई। गाड़ी टच से मस तक नहीं हुई। मैं थक हार कर पहले तो उस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर बैठा। अपना फ़ोन निकालकर मैंने रमेश अंकल को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था, और ऐसे इलाके में नेटवर्क का ना होना बड़ा लाजमी था, क्योंकि चारों तरफ एक गहरे सन्नाटे की चादर बिछी हुई थी। मुझे लगा कि अब मुझे किसी साधन की सहायता लेकर मुझे इस जगह से निकलना चाहिए। अब मुझे मेरी गाड़ी और किस्मत पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं था कि यह आज की रात स्टार्ट हो जाएगी। मैं किसी गाड़ी के इंतज़ार में ही था कि तभी मुझे एक बस दिखाई दी। यह बस तो मैंने कहीं देखी थी, लेकिन कहाँ पर, इस बात का अंदाज़ा मुझे हो ही नहीं रहा था। तभी मैंने उस बस के आगे अपना हाथ दिया। बस ड्राइवर ने मेरे करीब आने के बाद गाड़ी को धीमा किया और फिर कंडक्टर बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरने के बाद मैंने उस कंडक्टर को पूरी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद उस बस कंडक्टर ने मुझे बस के अंदर बैठने का इशारा किया। मैंने इशारा पाते ही पहले तो गाड़ी को अच्छे से लॉक किया और फिर मैं उस बस में बैठ गया।
लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उस ड्राइवर या कंडक्टर ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। मैं बार बार इस बात को नोट कर रहा था कि मेरे बोलने के बावजूद उन्होंने एक बार भी पीछे पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। ये सच में थोड़ा अजीब बर्ताव था। तभी मैंने देखा कि उस बस के अंदर मेरे अलावा एक भी यात्री नजर ही नहीं आ रहा था, मगर उस बस के मिरर बोर्ड पर लिखा हुआ था पलवल टू दिगर, यानी कि यह बस सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ने वाली थी। लेकिन अब तो इसके अंदर मुझे एक भी यात्री नजर ही नहीं आ रहा था। तभी एक झटके के साथ मैं सीट से नीचे गिर पड़ा। तब तक बस उस जगह से काफ़ी दूरी तय कर चुकी थी। मुझे वहाँ कंडक्टर भी अब नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने आप को संभालते उठा और फिर बस के आगे वाले हिस्से की तरफ चल पड़ा। जब मैं आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि वह ड्राइवर पत्थर की मूर्ति की तरह आराम से बस की ड्राइविंग सीट पर बैठा बैठा बस को ड्राइव कर रहा था। उसके बगल वाली सीट पर वह कंडक्टर बैठा हुआ था। तभी मैंने उस कंडक्टर के कंधों पर अपना हाथ रखा तो वह एकदम से सीट पर नीचे गिर पड़ा। यह देखकर मैं तो एक पल के लिए हैरान हो गया और फिर मैंने पाया कि उस कंडक्टर की तो मौत हो चुकी है। मैंने उसकी सांसों को चेक किया तो मेरा पूरा शरीर अब कांप उठा और फिर उस ड्राइवर ने अपनी गर्दन को एकदम से पीछे घुमा दिया, जिस वजह से मैं तो हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ा। मुझे इस बात को समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा कि यह बस कोई साधारण बस नहीं है। और तभी मैंने देखा कि उस बस का कंडक्टर ऊपर वाले पाइप पर लटका हुआ था। इस पर उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी। देखने में वो कंडक्टर बहुत ही भयानक लग रहा था। मैं अभी बस से नीचे कूदना ही चाहता था, लेकिन बस का दरवाज़ा भी एकदम से लॉक था। लेकिन मेरे पास एक मौका था कि मैं खिड़की के द्वारा नीचे तो कूद सकता था, लेकिन खिड़की की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं आसानी से नीचे कूद जाऊं। मैं डरा सहमा पहले तो आगे वाली सीट पर बैठ गया ताकि मौका मिलते ही इस बस से बाहर निकल सकूं। तभी मैंने सामने की तरफ देखा कि एक बहुत ही चौड़ी खाई मुझे नज़र आ रही थी और अब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद बस इस खाई के अंदर गिरने वाली है और उसके साथ ही साथ मेरा जीवन भी शायद यहीं पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सामने की तरफ की खाई बहुत ही खतरनाक और गहरी नज़र आ रही थी। फिर मैं तुरंत ही बस के कांच को तोड़ते हुए बस से नीचे कूद गया। इतनी जल्दी में क्या हुआ ये मुझे समझ ही नहीं आया। बस से नीचे कूदने के बाद मैंने देखा कि चारों तरफ खामोशी की एक परत बिछी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा इस कदर पर था मानो यहाँ पर इंसान तो छोड़ो, कोई परिंदा भी दूर दूर तक अपना पर ना मार सके। लेकिन मैं अभी भी खौफ से सहमा एक जगह पर दुबक कर बैठा हुआ था। लेकिन बैठने से क्या होने वाला था? मुझे किसी भी तरह से इस जगह का पता तो लगाना ही था कि आखिर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। अभी मैं इसी चीज़ में डूबा हुआ था कि तभी मैंने देखा कि वही बस एक बार फिर बहुत ही तेज़ रफ्तार में मेरी तरफ बढ़ रही थी और इस बार उस बस ड्राइवर का चेहरा चमक रहा था जो बड़ा ही डरावना लग रहा था। कुछ वक्त के लिए मेरी आंखें बंद हो गईं, लेकिन जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद दिखने वाली वह बस मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई। तभी मुझे एक रास्ता जो कि एक जंगल से होकर गुजरता था वो दिखाई दिया। ये रास्ता कहीं ना कहीं किसी गांव को जोड़ता था, जिस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा सोचे समझे बिना ही उस रास्ते पर चलना ठीक समझा। मैं चुपचाप उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ा और वह रास्ता जिसके चारों तरफ तार लगे हुए थे मगर सामने की तरफ एकदम खाली जगह पड़ी हुई थी। तभी एक पत्थर अचानक से मेरे सिर पर लगा, जिस वजह से मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। तभी मैंने सामने नल की टंकी देखी और सच बताऊं तो मुझे प्यास भी बहुत तेज़ लगी थी। मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ पर चला गया। मैंने जी भर के पानी पिया। तभी मुझे कहीं से किसी के जोरों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। इतने में मेरा सिर चकराने लगा और मैं भी वहीं पर गिर पड़ा। आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं। जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मेरे हाथ और पैर जंजीर से बंधे हुए थे और चारों ओर एक अलग तरह की चुप्पी थी। जब मैंने अपने आसपास ठीक से देखा तो मैंने पाया कि मैं उसी बस की एक सीट पर बैठा हुआ था और वह ड्राइवर ठीक मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था। साथ ही साथ बस का वह मरा हुआ कंडक्टर मुझे लगातार अपनी एक आंख से
घूरे जा रहा था और तभी उसकी आंखें एकदम से बाहर निकलने लगी। असली डर और खौफ की दास्तां अब मेरे सामने थी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि अब उस आदमी की आंखें एकदम से बाहर निकल गईं। अब उसकी आंखों की जगह दो काले काले गहरे गड्ढे बन चुके थे और फिर उस आदमी का शरीर अपने आप ही लहूलुहान बनने लगा। एक तरफ से चमकती हुई रोशनी बार बार मेरी आंखों पर पड़ रही थी। शायद ये कोई खंजर था और यह खंजर शायद मुझे बहुत ही जल्द मौत के घाट उतारने वाला था। उस वक्त मेरे पास में सिर्फ एक ही चारा बचा था, वह ये था कि मुझे बस भगवान का नाम जपते हुए किसी भी तरह से यहाँ से निकलना था। और तुरंत ही मैं भगवान का नाम जपने लगा। जंजीरें अब मुझसे दूर होने लगी थी। मुझे लगा कि शायद अब मेरी जान बच गई है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि मैंने देखा कि बस का कंडक्टर उस बस की छत से उल्टा लटका हुआ था। मैं तुरंत ही अपनी सीट से खड़ा हुआ और जल्दी से बस से नीचे उतर गया। और जब मैं बस से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि मैं एक छोटे से बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, जहां कोई गांव दिखाई दे रहा था। गांव के अंदर भी एक खौफनाक चुप्पी सी बनी हुई थी। तभी मुझे याद आया कि ये तो वही गांव था जिसके एकदम करीब मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, यानी कि मैं अभी भी उसी जगह पर रुका हुआ था। मुझे एक रोशनी झलकती हुई नजर आने लगी, शायद वो किसी का कमरा था। मैं तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ता हुआ वहां पर उसके करीब पहुंच गया। अभी मैं बस से अपनी जान बचाकर उस कमरे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस छोटे से घर का दरवाजा एकदम खुला हुआ था। तभी मैंने आवाज लगाई तो एक जवान लड़का, जिसकी उम्र शायद यही 20 साल की होगी, तभी उसने मुझे जल्दी से अपने घर के अंदर आने का इशारा किया। मुझे इतना डरा सहमा देखकर उसने मुझसे इसके पीछे का कारण पूछा तो मैंने उसे पूरी बात बताई। तभी उसने मुझे बताया कि हमारे गांव का वो वाला रास्ता श्रापित और भूतिया माना जाता है। और उस लड़के ने बताया कि उस हाईवे पर सफ़ेद रंग की एक बस शिकार की तलाश में भटकती है, जो लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें अंतिम यात्रा तय करवाती है। साथ ही मुझे उस नल के बारे में भी पता चला कि उस पानी को पी लेने के बाद कुछ पलों के लिए इंसान या जानवर अपना होश खो बैठते हैं, यानी कि वो नशीला पानी होता है जो एक तरह से इसी माया का बना हुआ जाल है। जो भी शख्स किसी भी तरह बस से निकल लेता है उसे यहीं का पानी वापस से फंसा लेता है। दोस्तों, अब तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी जिंदगी में ऐसे किसी बस में देर रात अकेले दाखिल होने की हिमाकत करूंगा, वरना मुझे पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरे साथ घटी कुछ ऐसी खौफनाक कहानी जो न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी मौत के मुंह तक लेकर गई थी। हमारे मालिक द्वारा हमें एक काम सौंपा गया था। दरअसल हम 7 ड्राइवरों को अपने अपने ट्रक को लेकर रात के समय ही डिलीवरी करनी पड़ती, क्योंकि हमारे अंदर वो तजुर्बा था जिसके कारण हम लोगों को डर और खौफ का कोई अंदाज़ा तक नहीं होता। हम बेखौफ होकर आराम से ट्रक ड्राइव करते हैं और रात के सफ़र का आनंद भी लेते हैं। और हम सभी ड्राइवर के साथ एक एक हेल्पर भी काम करता था। और आज एक बार फिर हमें एक बहुत लंबी डिलीवरी करनी थी। शायद ये आज तक की सबसे बड़ी डिलीवरी थी। इस बार हमें जम्मू के लिए निकलना था। जम्मू जो हमारे यहाँ से बेहद दूर था। हमें इस काम को पूरा करने के लिए तकरीबन 6 दिन का वक्त लगने वाला था। फिर हम सब भी चल पड़े। एक तो आतंकवादियों से घिरा हुआ वो इलाका बड़ा ही वीरान लगता था। ऊपर से हमें इस बात का डर था कि कहीं कोई हमारे ऊपर हमला ना कर दे, क्योंकि वहाँ ट्रक ड्राइवर पर हमले की बात कुछ ज़्यादा ही सामने आती है। लेकिन एक बार फिर हम बेफिक्र होकर अपने ट्रक को ड्राइव करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। कहते हैं जब इंसान हद से ज़्यादा बेफिक्र होने लगता है तो उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी अवश्य होती ही है जो उसे इस बात का एहसास करवा देती है कि उसने जो भी किया वो बहुत गलत था। दूर दूर तक शराब का कोई नामो निशान नहीं था और बिना घूंट लिए आगे बढ़ना हमारे लिए बिना कदमों के चलने जैसा था। मेरे एक साथी ड्राइवर का फ़ोन आया जो इस समय सबसे आगे चल रहा था। उसने कहा, अरे भाई, आगे ठेका नज़र आ रहा है और यहीं पर इकट्ठा होकर सब लोग एंजॉय करते हैं। पूरे दिन की भागदौड़ की वजह से शाम को थोड़ी बहुत पी लेना हमारे लिए बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि हम सभी मजदूरी करते करते बुरी तरह थक जाते थे। अपने दोस्त की बात मानकर मैंने सभी ट्रकों को ओवरटेक कर दिया और आगे निकल गया।
और आगे निकलने के बाद मैं सबसे पहले उसके पास पहुंचा तो वो पहले से ही तैयार था। उसने अपने हाथ में एक बोतल पकड़ रखी थी और फिर हम सभी उसी ढाबे के सामने बैठकर आराम से पीने लगे। लेकिन इसी बीच उस ढाबे वाले ने कहा, अरे ओ बाबू साहब, आगे इन चीज़ों को मत लेकर जाना, वरना आप जानते नहीं हो जम्मू की घाटियों में कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जो इन चीज़ों की प्यासी होती हैं। मैं उस मूर्ख दुकान वाले की बातों को सुनकर थोड़ा सा हंसता हुआ बोला, अरे ओ भाई साहब, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप बस हमें जो मांगते हैं वो देते रहें। शायद उस ढाबे वाले को सबसे ज़्यादा एलर्जी मेरी ही बातों से थी। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और थोड़ी देर रुकने के बाद कहा, तुम सभी को अपनी मौत को आमंत्रण देना है। एक पल के लिए तो मैं उस ढाबे वाले से लड़ने को तैयार था, लेकिन मेरे साथी ड्राइवर ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और फिर सभी अपने अपने ट्रक में दाखिल हो गए। ट्रक में बैठने के बाद सभी ने एक एक बोतल अपनी सीट के नीचे दबा ली, जिससे कि देर रात जब हम थकावट महसूस करें तो इसे एक दवा के रूप में ग्रहण कर लें। दोस्तों, उस समय मुझे एहसास नहीं था, लेकिन जब मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे भी याद आता है कि नशा कितनी गंदी चीज़ थी जो इंसान को पूरी तरह डुबा देती है। नशा एक ऐसी गंदी चीज़ है जो इंसान को न केवल उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, साथ ही वो ऐसे सबक भी सिखाती है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरी ट्रक एक अच्छी खासी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी। मेरा खलासी जो मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था और वो भी अच्छा खासा ड्राइवर था। इस समय मैं थोड़ी बहुत थकावट का आभास कर रहा था तो मैंने अपने खलासी को स्टीयरिंग पर बैठने को कहा, और वो एक नया ड्राइवर था तो उसे ट्रक चलाने का काफ़ी उतावलापन भी रहता था, या फिर यूँ कहें कि उसे ट्रक चलाने में आनंद आता था। लिहाजा वो स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया और ट्रक ड्राइव करने लगा। एक बार फिर नेशनल हाईवे पर ट्रक अच्छी खासी रफ्तार में दौड़ने लगे। अभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला कि आगे से रास्ता बंद है। ऐसा नहीं था कि उस रास्ते को किसी सरकार के अधिकारी द्वारा बंद कराया गया था, बल्कि पेड़ों की कुछ शाखाएं टूटकर सड़क के बीचों बीच पड़ चुकी थी, जिस कारण एक आम इंसान द्वारा उन्हें हिला पाना लगभग असंभव जैसा लग रहा था। फिर हम सभी ट्रक ड्राइवर उस जगह पर पहुंचे। उस वक्त हम 10 से भी ज़्यादा लोग थे, जिस वजह से हमने किसी तरह उन शाखाओं को हिलाया और आगे का रास्ता साफ किया। सामने की ओर एक विशाल का जंगल था, एक ऐसा घना जंगल जिसके अंदर से एक सड़क गुजर रही थी और साथ ही ट्रक की हल्की हल्की रोशनी भी उस जंगल को जगमगा रही थी। जैसे ही ट्रक उस जंगल के अंदर दाखिल हुए तो ट्रक के गूंजने की आवाज़ आसपास के इलाके में भी साफ साफ सुनाई दी, और इससे ये जाहिर हो रहा था कि ये जंगल कितना ज़्यादा वीरान है। उस जंगल के अंदर कुछ पेड़ तो पूरी तरह सूख चुके थे, तो कुछ की हरियाली इतनी ज़्यादा थी कि उनकी छांव के नीचे पानी भी ना गिर सके। एक अजीब सा जंगल जो हरा भी था और सूखा भी। उस जंगल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन फिर भी मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऐसे ही चलते चलते जब मैं ट्रक की विंडो से थोड़ा बाहर देख रहा था तो अचानक ही मुझे एक बरगद के पेड़ के ऊपर कोई दिखाई दिया, जिसकी आंखें बेहद तेज गति के साथ चमक रही थी। उसकी चमकीली आंखों को देखकर मैं थोड़ा सा सहम गया, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी ना ही तो कोई ऐसा जानवर देखा था और ना ही मैंने कोई ऐसा परिंदा जिसकी दोनों आंखें चमक रही हों। ये सच में थोड़ा अजीब था। फिर मुझे लगा कि शायद हेडलाइट की रोशनी जैसे ही उसकी आंखों पर पड़ रही होगी तो उसकी आंखें चमक रही हैं, और यही सोचकर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। उस जोरदार सन्नाटे के बीच मेरा खलासी जो इस वक्त ड्राइव कर रहा था, अब उसके हाथ पैर कँपकँपाने लगे और ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। उसके शरीर में बड़ी ही जोरदार सनसनी सी मची हुई थी और उसका गला अब बैठ चुका था। वो कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन बोल पाने में सक्षम नहीं था। मैंने मौके पर ही उसके शरीर को जांच लिया और फिर मुझे ये ज्ञात हुआ कि असल में उसने किसी भूत जैसी चीज़ को देखा है। तो मैंने उसे साइड वाली सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइव करने लगा, क्योंकि एक बड़ा अद्भुत जंगल था। एक ऐसा जंगल जिसके अंदर आज हम पहली बार सफ़र कर रहे थे, और साथ ही हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा जंगल देख रहे थे जिसके अंदर सड़क भी सही सलामत थी।
लेकिन उसके अंदर से गुजरने वाली गाड़ी में साधनों की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। इतने में हमारी ट्रक के करीब से कोई बेहद तेज गति के साथ एकदम से गुजर गया। ये कोई दूसरी ट्रक तो नहीं थी, लेकिन इतना कन्फर्म था कि जो भी था बड़ा ही तेज और अचंभित करने वाला था। शायद ये कुछ छोटी मोटी कार थी जिसकी स्पीड 150 से भी ऊपर की होगी। तभी मैंने विंडो से अपना चेहरा बाहर निकाला और बाहर की तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं हुआ कि असल में वो क्या चीज़ थी जो इतनी तेज स्पीड से निकल गई। और दूसरे ड्राइवर भी थोड़े शॉक हो गए। लेकिन इंसान उस स्पीड का अंदाज़ा ऐसे ही लगा सकता है कि सभी ड्राइवर को ऐसा लगा कि कोई तेज हवा का झोंका उनके बेहद करीब से गुजर गया हो। अचानक ही सामने वाले ट्रकों की स्पीड धीमी पड़ने लगी और सामने वाले ट्रकों को स्लो स्पीड में देखकर मैंने भी ट्रक की स्पीड को एकदम कम कर दिया। फिर सभी ट्रक एकदम से रुक गए और ब्रेक लगते ही सभी ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरने लगे। फिर हमें पता चला कि सबसे आगे वाले ट्रक के ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है। और यह एक्सीडेंट एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उस हादसे के दौरान हमें उस ट्रक ड्राइवर के बारे में पता नहीं चल पा रहा था और ना ही ट्रक नज़र आ रही थी, क्योंकि हमारे बगल में एक बहुत ही गहरी खाई बनी हुई थी और उस खाई के अंदर एक ट्रक का गिरना पॉसिबल तो था, लेकिन वहाँ से देख पाना भी बेहद आसान था। फिर मैं थोड़ा सा उस खाई की तरफ झुकते हुए नीचे देखने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि उस खाई के अंदर कुछ चमक रहा है, कुछ ऐसा जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं 2 पल के खातिर देखता रहा, लेकिन बाद में मेरे खलासी ने मुझे पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींच लिया, क्योंकि पहले भी मेरे खलासी ने कुछ ऐसे खौफनाक दृश्य देखे थे जिनसे उभर पाना उसकी बस की बात नहीं थी। उसका तो पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था और मैं अपने खलासी के इस बर्ताव से थोड़ा हताश था। लेकिन मैं उससे पूछ भी नहीं पाया कि तुमने ऐसा कौन सा दृश्य देखा था जिसकी वजह से अभी भी तुम्हारे शरीर में डर और खौफ का खून बह रहा है। थोड़ी देर के बाद हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। इस आवाज़ से मेरे अंदर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मेरा खलासी मेरे हाथों से एकदम से चिपक गया। उसने मेरा हाथ एकदम से टाइट करके पकड़ लिया। पता नहीं उसको इतना भय क्यों सता रहा था। फिर वो हल्की सी आवाज़ में फुसफुसाते बोला, अगर हमने यहाँ पर कुछ और पल बिताए तो वो काली डायन हम सभी को मार देगी, जिसने एक ट्रक को अपने अंदर निगल लिया। ट्रक को निगलने की बात सुनकर मैं थोड़ा सा अचंभित रह गया, क्योंकि कोई भी काली शक्ति एक विशालकाय ट्रक को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी खूंखार क्यों ना हो। मैंने अपने खलासी संतोष को चुपचाप गाड़ी में बैठने को कहा, क्योंकि उसकी हरकतें अब हमें भी डरा रही थी। लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी और जिद्दी करने लगा कि बस हमें किसी तरह यहाँ से निकलना है, वरना सब खत्म हो जाएगा। लगातार 4 घंटे तक हम उस घने जंगल में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन हमें कोई भी नहीं दिखा। हम अपने उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने में सारा समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। पता नहीं वो अचानक ही कहाँ चला गया। हम सभी बुरी तरह हताश थे और इसी बीच हमें ऐसा एहसास हुआ कि हमारे चारों तरफ रोशनी का एक ऐसा प्रकाश फैला है जिसने कुछ दूरी को उजाले से भर दिया है। तभी हमारी नज़रें सीधे बरगद के एक लंबे घने पेड़ पर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक जीव बैठा हुआ था, जिसकी आंखों से वो तेज रोशनी चमक रही थी। फिर वो जीव अचानक उस पेड़ से नीचे गिर पड़ा। जैसे वो ज़मीन पर गिरा तो कुछ फटने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसने सारे ड्राइवरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और हम सभी लोग उसी की तरफ देखते रहे। वो विशाल जीव जो दिखने में थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन उसे देखकर ये पता लगाना बेहद मुश्किल था कि सच में ये खूंखार जानवर है। हम सभी की दृष्टि से वो एक शांत और सुशील जानवर था। हमें लगा वो एक दिव्य शक्ति है, लेकिन कुछ जानवरों के अंदर इतनी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं कि वो अपने रूप के साथ साथ अपने अंदर से तेज रोशनी का भी संचार करते हैं और लोगों को माया जाल में फंसा लेते हैं। और उसी दौरान मैंने अपनी दृष्टि को दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सभी ड्राइवर अपना आपा खो बैठे हैं और उस जानवर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जो मैंने सोचा था असल में वही हुआ। ये एक मायावी भ्रम था जिसने काफ़ी देर से सभी लोगों को अपने माया जाल में फंसा रखा था। और होश में आने के बाद मैंने उन सभी को अपनी अपनी आंखों के ऊपर हाथ देने को कहा, वरना आज हम सभी
मायावी शक्तियों के एक ऐसे जाल में फंसने वाले थे जहां से बचना नामुमकिन होता है। अब उसने ये साबित कर दिया था कि वो कोई दिव्य शक्ति नहीं बल्कि एक डरावनी और खौफनाक मायावी ताकत है। फिर जो हुआ उसकी कल्पना मैंने अपने सपने में भी नहीं की थी। दरअसल मैंने देखा कि अब उसका पूरा का पूरा हुलिया बदलने लगा और उसने हमारे एक दोस्त का रूप धारण कर लिया। उसका रंग और रूप देखकर ये साफ ज्ञात हो रहा था कि हमारे सामने साक्षात हमारी मौत खड़ी है। उसके पीछे की तरफ वो ट्रक पड़ी थी जो अब जलकर खाक हो चुकी थी। ये तो तय था कि अब हम सभी का बचना मुश्किल था, लेकिन हमें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे सामने जो खड़ा है असल में वो हमारा दोस्त है। सभी ट्रक ड्राइवर गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन एक मायावी शक्ति को इन चीज़ों से भला क्या असर पड़ सकता है। उसके चेहरे से एक हल्की सी मुस्कुराहट झलकती रही और वो हमारी तरफ देखता रहा और पत्थरों का तो जैसे उसके शरीर पर तो कोई असर ही नहीं था। हम तो स्वयं मौत को चिढ़ा रहे थे। फिर उसने अपने ही कदम से वहाँ के पूरे इलाके को हिला दिया। उसके कदम पटकते ही जमीन थरथर कांप उठी। हमें ऐसा लगा मानो जमीन के अंदर भूकंप हुआ हो। उस नॉर्मल इंसान जैसे दिखने वाले मनुष्य की इतनी शक्ति देख हमारे तो होश ही उड़ गए। अब हमें समझ आ रहा था कि हमारा पाला किससे पड़ा है। तभी मैं हल्का सा पीछे हटा और ट्रक में बैठ गया, क्योंकि इस समय तो हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान हमारी ट्रक ही थी। मैंने ट्रक स्टार्ट की और बिना कुछ सोचे समझे ट्रक का गियर डाल दिया और लगातार स्पीड से उन जंगलों के बीचों बीच से मैं तुरंत ही गुजरने लगा। मेरा खलासी अभी भी बुरी तरह डरा सहमा मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था। इस वक्त वो अकेला नहीं था जिसने भय से सामना किया था, बल्कि समझ ड्राइवर डर के मारे कांप रहे थे। इस समय सही और गलत इन दोनों के बीच क्या फ़र्क होता है मुझे नहीं पता। मुझे जिस तरफ रास्ता दिखाई दिया मैंने ट्रक को उसी तरफ भगाना सही समझा। मेरे पीछे समझ ड्राइवर लगे थे, यानी कि इस समय मैं अपने ट्रक को ड्राइव करता हुआ सबसे आगे चल रहा था और जिस तरफ मैं जिस रास्ते को फॉलो कर रहा था वैसे वैसे सारे ड्राइवर मेरे पीछे लगे हुए थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे एक मोड़ दिखा और उस मोड़ के पास एक नाम भी लिखा हुआ था। शायद वो किसी गांव का नाम था और हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर थी कि अब हम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए एक स्रोत मिल चुका था। अब गांव जैसी बिरादरी में हम किसी की मदद अवश्य ले सकते थे और उस गांव के अंदर लाइट की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो हमने सही समय पर उस गांव के अंदर डेरा डाल लिया। जब लोगों ने इतने सारे ट्रक को एक साथ गांव में देखा तो उन्हें ये एहसास हो गया कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। और जब कुछ लोग इकट्ठा हुए तब जाकर हमने उन्हें सारी बात बताई। तभी उन्होंने बताया कि वो जंगल एक हॉन्टेड जंगल है। लोग उसे सिर्फ हॉरर के नाम से ही नहीं जानते बल्कि मौत के नाम से मशहूर करते हैं। कहते हैं शाम के 6 बजने के बाद उस जंगल में इतनी काली शक्तियाँ भटकती हैं कि लोग उस जंगल के करीब जाने पर भी कतरा जाते हैं। कहते हैं सालों पहले उस जंगल के अंदर कुछ लकड़हारे मारे गए जिनके बाद उनकी आत्मा मायावी शक्तियों का रूप ले चुकी है। एक ऐसी प्रचंड मायावी शक्ति जिसने उस जंगल को अपने घेरे में डाल रखा है। कहते हैं वहाँ केवल एक शक्ति निवास नहीं करती बल्कि भूतों का पूरा झुंड ही रहता है। दोस्तों, जब हमने उस साथी ड्राइवर के बारे में बताया तो उनका कहना था कि अब वो ट्रक जल चुकी है और आपका साथी उनका खाना बन चुका है। अब वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम उनके कहने मात्र से कहाँ पर मानने वाले थे। दूसरे दिन सुबह हुई तो हमने अपने दोस्त को जंगल के हर कोने में ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। साथ ही उसकी जली खली ट्रक भी वहाँ से गायब थी। पर आज इस कहानी को तकरीबन 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन ना ही तो आज तक हमें हमारे दोस्त का कोई ठिकाना मिला और ना ही उस ट्रक का जो वो ड्राइव करता था। और इसीलिए कहते हैं हमें कभी कभी अपने साथियों की बातों को भी मान लेना चाहिए। क्या पता उनके मुंह से कौन सी सच्चाई निकल जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।